Hello viewers, today we are going to open the second chamber in your brain as I have already discussed with you all. आज हम एक नए चैप्टर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। यह चैप्टर आपको अतिरिक्त ज्ञान देगा सेंटेंस को लिखने और बोलने में। जैसा कि मैं पहले आपके साथ डिस्कस किया था और बतलाया था कि अंग्रेजी की दुनिया 27 शब्दों से बनी हुई है, जिसमें 14 ऑक्सिलरी और 13 मॉडल्स हैं। इसे आपने बेहतर तरीके से सीख लिया है और मैं आपको बता दूं कि वो सारे सेंटेंस एक्टिव थे। एक्टिव क्यों? क्योंकि उसमें सब्जेक्ट की प्रधानता थी। साथ ही साथ आपने यह भी जानकारी पूर्ण रूप से हासिल कर ली है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे फॉर्म करते हैं। आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट टू डेवलप कन्वर्सेशन between two people. Today, a new taste, a new thing, a new chapter is going to be started. The class of today is very, very important because when you understand the basic of voice, rest of the period will be helpful to understand clearly. जैसा कि मैं पूर्व में ही घोषणा कर रखा था कि दूसरे चैम्बर के साथ हम वॉइस नामक चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। लेट अस सी। सवाल यह उठता है कि ये वॉइस क्या है। सबसे पहले वन बाय वन हम लोग समझने का प्रयास करें। क्या वॉइस कोई नई चीज है? वॉइस किसे कहते हैं? तो अगर आप गौर से देखें तो वॉइस आपको कंसेप्ट देता है वाच्य क्या। वाच अगर मेरी भाषा में आप जानने का प्रयास करें तो वॉइस क्या है? वॉइस सिंपली एक सेंटेंस है, वही सेंटेंस जिसको कि आप पूर्व में सीखते आ रहे हैं। अगर आपसे और गहराई से बात करूं कि सेंटेंस क्या है, तो सेंटेंस हम कह सकते हैं दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इट मीन्स, इसका मतलब यह हुआ कि वॉइस, जिसे आप वाच्य के नाम से जानते हैं, महज एक वाक्य है जिसमें उपलब्धता होती है सब्जेक्ट की, वर्ब की, ऑब्जेक्ट की और अदर वर्ड्स की। हां, ये वॉइस कितने प्रकार का होता है? तो इस वॉइस जो है बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक को आप कहते हैं एक्टिव वॉइस या एक्टिव सेंटेंस, और दूसरे को आप जानते हैं पैसिव वॉइस के नाम से। इट मीन्स एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस इज द काइंड ऑफ वॉइस। इसी को दूसरे शब्दों में आपने सीखा था कि छोटा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब होगा तो एक्टिव, और एक ऑब्जेक्ट एक वर्ब होगा तो पैसिव। ये तो थी शाब्दिक संरचना, शाब्दिक अर्थ, सिंपल इंट्रोडक्शन। वॉइस क्या है? तो वाच्य को कहते हैं। वाच्य क्या है? तो एक वाक्य है, और वाक्य के अंदर क्या होता है? तो दिखाई पड़ता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होता है।
लेकिन मेरी दृष्टिकोण में वॉइस का एक और अर्थ होता है और इसे हम लोग जानते हैं आवाज के नाम से। वॉइस मीन्स आवाज भी। ये आवाज भगवान के द्वारा दी गई मुफ्त की दौलत है जिसे हर व्यक्ति को जन्म से प्राप्त है। आवाज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिना आवाज के व्यक्ति गूंगा कहा जाता और भगवान ने यह दौलत हम सभी व्यक्तियों को बिल्कुल मुफ्त में दी है। आवाज को तराशा जाता है, आवाज में कशिश पैदा की जाती है, आवाज को इंटोनेशन के माध्यम से हम डेवलप करते हैं और अपनी आवाज को आकर्षक बनाते हैं। आपको यह जानकारी होगी कि आवाज के बल पर व्यक्ति अपने आवाज के बल पर इस दुनिया में इज्जत, दौलत और शोहरत भी कमाई। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल हैं हम लोग के सामने जिन्होंने आवाज के बल पर इज्जत, नाम, प्रतिष्ठा, दौलत सब कुछ कमाया। उन्होंने एक विशेष कार्य यह किया कि अपनी आवाज को तराशा, अपनी आवाज में कशिश पैदा की, अपनी आवाज को आकर्षक बनाया। एक व्यक्ति बोलना महज 1.5 साल में सीख जाता है। वह बोलना शुरू कर देता है, आवाज का प्रयोग करना शुरू कर देता है, लेकिन क्या बोला जाए, कहां बोला जाए, कैसे बोला जाए, किस अंदाज में बोला जाए, इसे सीखने में व्यक्ति को जीवन भर भी समय देना पड़ सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी आवाज में एक कशिश पैदा करते हैं और दुनिया को प्रभावित करते हैं। यह वॉइस चेंज आपकी आवाज को, जो आप बोलते हैं, आपकी आवाज को तराशने का काम करेगा और आपको एक मुकाम तक लेकर के जाएगा। यह ग्रामर नहीं है, वॉइस ग्रामर नहीं है। ग्रामर नामक शब्द से सबसे ज्यादा परेशान छात्र होते हैं। मैं आपको ग्रामर नहीं सिखला रहा हूं। यदि अपनी आवाज को आप बुलंद बनाना चाहते हो तो निसंदेह मेरे शब्दों में अगर देखा जाए तो इस आवाज को अगर आपने डेवलप कर लिया तो एक आर्ट को आपने डेवलप कर लिया और इसी आर्ट से एक शब्द बनता है जिसे हम लोग जानते हैं आर्टिस्ट के नाम से, यानी कलाकार के नाम से। कलाकार कौन है? कलाकार वह है जिसके पास विशेष गुण है, उसकी गुण की विशेषता है जिसके बल पर उसकी पहचान बनती है। यह वॉइस आपकी आवाज को तराशेगा, आपके अंदर एक आर्ट को पैदा करेगा और आपको एक आर्टिस्ट बना देगा। जरूरत है छोटी बातों को, छोटी छोटी बातों को समझने की और जानने की। यह ग्रामर का चैप्टर नहीं है, बल्कि मेरी कोशिश है कि मैं आपको अंग्रेजी की दुनिया में आपकी आवाज को ही ना तराशूं, बल्कि आपको एक कलाकार भी बना दूं। यह वॉइस चेंज आपके अंदर कला को डेवलप करेगा। यह वॉइस होता कितने प्रकार का है? तो यह होता है 2 प्रकार का, एक्टिव और पैसिव। अगर इसके नाम को देखा जाए तो एक्टिव वॉइस जैसे ही आप कहते हैं, इसका अर्थ हो जाता है कर्तावाच। अगर हिंदी को तलाशे तो कर्तावाच। जब पैसिव वॉइस कहते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है कर्मवाच। कर्तावाच और कर्मवाच में क्या अंतर है? तो एक बहुमूल्य अंतर है, एक जबरदस्त अंतर है।
कर्तावाच्य में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसे याद रखेंगे। कौन सब्जेक्ट? तो वही सब्जेक्ट जिसे आप डूअर के नाम से जानते हैं। जबकि कर्मवाच्य में सब्जेक्ट होता ही नहीं है, वहां कर्म की प्रधानता होती है, वहां कर्म इंपॉर्टेंट होता है। और आप बेहतर जानते हैं कर्म को पहचानना। कर्म को पहचानने के लिए आपके पास मैंने एक नहीं दो शब्द दिए हैं। पहला क्या, क्या करके क्वेश्चन पूछेंगे, उत्तर मिलेगा, वह आपका ऑब्जेक्ट होगा। और दूसरा आपके पास है पहचानने का कर्म को, किसे। किसे से करके जब प्रश्न को पूछेंगे तो आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, और क्या करके पूछेंगे तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। जरूरत है पहचानने की, और किसी चीज को हम नजरों से पहचानते हैं। देखें और पहचानें। सब्जेक्ट को पहचान ले, वर्ब को पहचान ले, दो प्रकार के ऑब्जेक्ट को पहचान ले और कॉम्प्लीमेंट को पहचान ले, फिर तो आनंद आ जाएगा आपको लिखने में भी और बोलने में भी। तो वॉइस इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स नोन एज एक्टिव सेंटेंस एंड पैसिव सेंटेंस. In active sentence, subject is important, and in passive sentence, object is important. As the question is concerned with the active voice, all the sentences you have already learned during dealing with auxiliary verb and the modals verb. पूरी ऑक्सिलरी को, जितनी बड़ी दुनिया है ऑक्सिलरी वर्ब का, जितनी बड़ी दुनिया है मॉडल का, आप जानते हैं उसकी दुनिया को मात्र 27 है। 27 को आपने सीखा है, और उन सारे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट थे, तो हम कह सकते हैं कि वो सारे सेंटेंस एक्टिव थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि हम पैसिव वैसे वर्ब का करते हैं जो ट्रांजिटिव होता है। ट्रांजिटिव वर्ब इज मींट फॉर पैसिव। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव. We can make the sentence passive when we have transitive verb, and if there is intransitive verb, passive should not be done. We will talk much more regarding the verb in the verb chapter. यहां पर आपको ध्यान यह रखना है कि हम पैसिव को जब करेंगे तो पैसिव में ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है और एक्टिव में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। पहचानना आसान है। कैसे पहचाने? फर्ज कीजिए वह पत्र लिखता है, इस वाक्य में सब्जेक्ट है एक्टिव सेंटेंस। पत्र लिखा गया है, पत्र लिखा गया है, क्या लिखा गया है? उत्तर मिलता है पत्र। ऑब्जेक्ट है यहां पैसिव सेंटेंस। उसने मेरी किताब चुराई, चुराने का काम उसने किया, एक्टिव सेंटेंस। किताब को फाड़ दिया गया, क्या फाड़ दिया गया? किताब को, पैसिव सेंटेंस। ये क्या और किसे से आप पूछेंगे, आपको पैसिव सेंटेंस दिख जाएगा। उसने एक उपहार लाया, किसने उपहार लाया? उसने, एक्टिव सेंटेंस। उपहार भेजा गया, क्या भेजा गया? उपहार, पैसिव सेंटेंस। प्रधानमंत्री घोषणा कर रहे थे, कौन घोषणा कर रहे थे? प्रधानमंत्री, एक्टिव सेंटेंस। बेरोजगारी दूर की जाएगी, क्या दूर की जाएगी? बेरोजगारी, पैसिव सेंटेंस। कुर्सियों को सजाया जा रहा था, क्या सजाया जा रहा था? कुर्सियों को, पैसिव सेंटेंस। उसे पटना भेजा गया, उसे पटना भेजा गया, किसे पटना भेजा गया? उसे, पैसिव सेंटेंस। वाक्य में जो काम को करेगा वह एक्टिव,
और जब डूअर एब्सेंट होगा वाक्य से तो वह पैसिव, और एक्टिव से पैसिव करना एक आर्ट है। यह आपको आर्टिस्ट बनाता है, क्योंकि एक्टिव और पैसिव के सेंटेंस के बीच में अर्थ का कोई अंतर नहीं होता। अर्थ के दृष्टिकोण से दोनों एक होते हैं। हम लोग देखेंगे आगे, एक्टिव और पैसिव सेंटेंस के अर्थ में कोई अंतर नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन वाक्यों को आप एक ही तरीके से पहले लिख रहे थे, यानी एक्टिव मोड में लिख रहे थे, आप सेम सेंटेंस को अब दो तरीके से लिख सकेंगे और बोल भी सकेंगे। और वह तरीका होगा, एक्टिव सीखा हुआ है, पैसिव को सीख लेना है। आप या तो एक्टिव का प्रयोग करें या पैसिव का। मैं आपको यहां पर यह भी जानकारी दे दूं कि जितने न्यूज़पेपर, जितना मैगजीन्स, आपकी कोर्स की किताबें, सभी में सबसे ज्यादा मात्रा में पैसिव सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। पैसिव सेंटेंस आर्ट है, नो डाउट, सीखना आवश्यक है, नो डाउट, बिना इसके हम लोग चल नहीं सकेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात, एक्टिव और पैसिव के अर्थ में अंतर नहीं होता। अंतर होता है तो सिर्फ एक चीज का, कि एक्टिव में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता और पैसिव में ऑब्जेक्ट। अब जरा इस वाक्य को देखें, बड़ी सिंपल सा एग्जाम्पल रख रहा हूं आपके पास। जैसे ही wrote a letter, एक सिंपल वाक्य, टेंस आप पहचान रहे हैं और आपके पास पहचानने की शक्ति आई है। आप सब्जेक्ट को भी पहचान रहे हैं, वर्ब को भी पहचान रहे हैं और ऑब्जेक्ट को भी पहचान रहे हैं। ऑब्जेक्ट को पहचानने का एक और आसान सा तरीका है, ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बगल में होता है। यदि आपके पास सेंटेंस में नाक है, गौर से समझिएगा, यदि सेंटेंस में नाक है, नाक से मेरा मतलब है या तो ऑक्सिलरी या मॉडल। नाक दो ही टेंस में नहीं होता, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट। अगर नाक है तो चौथा शब्द आपका ऑब्जेक्ट होगा, और यदि नाक नहीं है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में होता है, तो तीसरा शब्द आपका ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट को पहचानने का आपको यह तीसरा चीज मैं आपके साथ शेयर किया हूं, क्या और किसे से पहचान लें। और यदि उससे भी पहचान में भी नहीं आ रही है, तो यदि सेंटेंस में नाक है तो चौथा शब्द ऑब्जेक्ट होगा, और यदि नाक नहीं है, जो क्रमशः प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में नहीं होता है, तीसरा शब्द आपका ऑब्जेक्ट होगा। अब रही बात जिंदा और मुर्दा को पहचानने की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को पहचानने की, तो आपको यह भी जानकारी मैं दे चुका हूं कि जब हमारे पास वाक्य में दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिंदा और मुर्दा दोनों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों, तो सबसे पहले हम इनडायरेक्ट को जगह देते हैं, सजीव को जगह देते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट को जगह देते हैं। अब आप आराम से समझ रहे होंगे कि सेंटेंस having the importance of subject is said to be active sentence, and the sentence having the importance of object, that is said to be passive sentence, and there is no difference in meaning in active and passive, both are same। यह एक प्रकार की कला है। एक ही बात को अब आप दो तरीके से लिखना और बोलना सीखने जा रहे हैं। यह एक आर्ट है। अब ही रोट ए लेटर में अगर आप गौर से देखें तो ही रोट ए लेटर एक्टिव सेंटेंस है। साफ साफ दिखता है कि सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, पास्ट इंडेफिनिट है, नाक नहीं है इसमें, तो ए लेटर ही ऑब्जेक्ट होगा, यह भी आपको दिख रहा होगा। तो ही हमारा सब्जेक्ट, रोट हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट। एक छोटा सा वाक्य, एक्टिव वाक्य। अब इसको हमें पैसिव करना है, तो मेरे लिए तो बड़ा सिंपल है।
मैं आराम से कर दूंगा, लेकिन आपको कुछ नियमों को जानना होगा। सबसे पहला काम करते हैं हम, सबसे पहला वर्क कि हम ऑब्जेक्ट को बना देते हैं सब्जेक्ट, पहला वर्क। दूसरा काम हम करते हैं एक्टिव सेंटेंस के टेंस के अनुसार हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, यह दूसरा काम है। तीसरा काम हम करते हैं वर्ब का हमेशा हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इस बात पर गौर करेंगे, पैसिव सेंटेंस ऑलवेज रिक्वायर्स वर्ब थर्ड फॉर्म। इट मीन्स यू हैव टू रिमेंबर वर्ब थर्ड फॉर्म। Better to remember verb first, second, third, at least. You must cram these verb 1, verb 2, verb third form, so that you should not have any sort of difficulty when you want to speak or write. तो तीसरा काम, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव में होता है। और चौथा काम हम करते हैं कि हम एक बाई का प्रयोग करते हैं उस वक्त जब हम सब्जेक्ट को बना देते हैं ऑब्जेक्ट। ये आपका अंतिम काम है। बाई वाले को हम चौथा काम बोल देते हैं समझने के दृष्टिकोण से। अब इतनी जानकारी के बाद कि ऑब्जेक्ट को पहले हम सब्जेक्ट बनाते हैं, उसके बाद एक्टिव सेंटेंस के टेंस के अनुसार हम सहायक क्रिया या मॉडल्स प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लाते हैं, और लास्ट में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करने से पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं। अब इतनी जानकारी पर आप सेंटेंस को पैसिव कर सकते हैं। सेंटेंस क्या हो जाएगी, हे रोट ए लेटर। इसको जब पैसिव करेंगे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट। इट मींस ए लेटर को हमने कर दिया जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट। एक्टिव सेंटेंस के टेंस के अनुसार, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो हम यहां पर लाएंगे वाज। तीसरा काम, हम वर्ब का थर्ड फॉर्म को लाएंगे, यानी यहां पर आ जाएगा रिटन। और चौथा काम जो आपका अंतिम है, हम बाई का प्रयोग करेंगे और लास्ट में सब्जेक्ट को बना देंगे ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा है ही, तो ही का ऑब्जेक्ट होता है। आपने पजेसिव केस, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में इस चीज को सीखा है। ही का ऑब्जेक्ट हो जाता है हिम। इस तरह से यह सेंटेंस आपका पैसिव बन गया। अब सवाल यह उठता है कि क्या दोनों के मीनिंग अलग अलग हो गए? नहीं, दोनों के मीनिंग एक है। चेक करके देखते हैं। ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा। उसने एक पत्र लिखा। ए लेटर वॉज रिटन बाय हिम, उसके द्वारा एक पत्र लिखा गया। ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा। ए लेटर वॉज रिटन बाय हिम, उसके द्वारा एक पत्र लिखा गया। दोनों में अर्थ के दृष्टिकोण से कोई अंतर नहीं। आगे जब हम आगे बढ़ेंगे, आप जब आगे की ओर डेवलप करेंगे, तो ये जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने की प्रक्रिया है, जहां पर हम बाई का प्रयोग करते हैं, उसे हम हटा सकते हैं। अगर सिर्फ इतना ही बोला जाता कि पत्र लिखा गया, तो हमें कहना होता है लेटर वॉज रिटन, बाई की कोई जरूरत नहीं है। उसे पटना भेजा गया, ही वॉज सेंट टू पटना। किताबें खरीदी जा रही थी, किताबें खरीदी जा रही थी। बुक्स वेयर बीइंग परचेज्ड। बाई का प्रयोग यहां पर इसलिए किया गया क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट था, और सब्जेक्ट को पैसिव सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और ऑब्जेक्ट के पहले बाई का हम प्रयोग करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिस आसान तरीके से मैंने फटाफट ऑब्जेक्ट को पहचान कर सब्जेक्ट, सेंटेंस, एक्टिव सेंटेंस के टेंस को देख करके सहायक क्रिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई का प्रयोग, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देना, क्या यूं ही हो जाता है या इसके लिए कुछ रूल्स हैं? कुछ रूल्स हैं, और इसे आप मस्तिष्क के दूसरे चैम्बर में डालेंगे। ध्यान ये रहे, टैली ना करें। और मैं क्यों मना कर रहा हूं, इसके पीछे का भी एक कारण है। मैं कारण को भी स्पष्ट कर दूंगा। और यदि आप कामयाब हो गए मस्तिष्क के दूसरे चैम्बर में इस छोटी सी नियमावली को रखने में,
तो बिलीव मी, बहुत आनंद आएगा आपको लिखने में भी और बोलने में भी। जब व्यक्ति किसी चीज को सीख जाता है, सीखने का काम सिर्फ दो चीज से होता है, या तो आंख से या तो कान से। आंख और कान से मेरा मतलब है, आंख से हम देखकर सीखते हैं और कान से सुनकर। और अगर दोनों खुला हुआ है, आंख भी खुली हुई है, कान भी खुला हुआ है, तो बिलीव कीजिए मेरा, बहुत जल्द बहुत आगे की तरफ आप तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सीखना आसान हो जाएगा यदि इन बातों पर आपने ध्यान दे दिया। इसके रूल्स क्या हैं? बहुत सामान्य से रूल्स हैं। मैं इन रूल्स को सिर्फ आपको देखने की सलाह नहीं दूंगा, पढ़ने की सलाह नहीं दूंगा, बल्कि आपसे यह बोलूंगा, इसे आप मस्तिष्क में रख लें, सेकंड चैम्बर में फिक्स कर दें, वहां पर जमा दें, ऐसा जमाएं कि कभी भूल ना पाए। रूल्स को गौर करेंगे। यदि आप अपनी कॉपी पर लिखना चाहें तो लिख सकेंगे, अच्छी बात होगी। यदि एक्टिव सेंटेंस निम्नलिखित टेंस में है, तो पैसिव सेंटेंस में निम्नलिखित ऑक्सिलरी या मॉडल वर्ब होगी। इसे याद रखना होगा। कोशिश करें कि देखते ही याद कर लें। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव सेंटेंस होगा, तो पैसिव में हम इज, एम और आर का प्रयोग करेंगे। ध्यान रहे, प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला चैम्बर में इजेमार नहीं होता, इजेमार कंटिन्यूअस में होता है, थोड़ा सा अंतर है। इसीलिए दिमाग का दूसरा चैम्बर मैंने आपसे डिमांड किया। प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला चैम्बर में इजेमार नहीं होता, लेकिन एक्टिव पैसिव जब हम करते हैं तो वहां पर इजेम आर होता है। इसे दिमाग के दूसरे चैम्बर में रखने से कंफ्यूजन नहीं आती। यदि एक्टिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा, तो हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा इज बीइंग, आई एम बीइंग और आर बीइंग। थोड़ा सा अंतर है। इज बीइंग, आई एम बीइंग, आर बीइंग का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपने नहीं सीखा है, वहां पर इजेमार था। डिफरेंस को समझें। यही डिफरेंस कंफ्यूजन क्रिएट करता है छात्रों के मस्तिष्क में। यदि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट का रहेगा एक्टिव सेंटेंस, तो हम पैसिव में हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करेंगे। आप डिफरेंस महसूस कर रहे होंगे। चौथी बात, हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे पैसिव? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नाक को प्रेजेंट परफेक्ट ने ले लिया है। आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल डिफरेंट है टेंस से थोड़ा सा। चौथी बात, यदि पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव सेंटेंस होगा, तो वैसी स्थिति में हम पैसिव सेंटेंस में वाज और वेयर लाएंगे। यह भी डिफरेंट है। यदि पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में हम लाएंगे वाज बीइंग को
और वेयर बीइंग को यदि पास्ट परफेक्ट रहेगा एक्टिव सेंटेंस, तो ऐसी स्थिति में हम इस्तेमाल करेंगे हैड बीन को। सवाल ये उठता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होगा एक्टिव में तो क्या करेंगे? होगा ही नहीं, उसका पैसिव ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया को पास्ट परफेक्ट ने ले लिया है। आगे, यदि आपके पास फ्यूचर इंडेफिनिट होगा कोई सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का, तो ऐसी स्थिति में आप इस्तेमाल करेंगे विल बी और शैल बी को जब आप पैसिव करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसकी सहायक क्रिया को, मॉडल्स को फ्यूचर इंडेफिनिट ने ले लिया है। और ये अंतिम बात एक टेंस की दुनिया से कि यदि फ्यूचर परफेक्ट होगा तो ऐसी स्थिति में हम इस्तेमाल करेंगे विल हैव बीन को और शैल हैव बीन को। कहने का तात्पर्य मेरा है कि टेंस में आपने 12 सीखा, लेकिन हम पैसिव कितने का करते हैं? तो सिर्फ 8 का। सिर्फ 8 टेंसेस इज मींट फॉर पैसिव। और ये 8 में जो आपने नाक देखा है वह नहीं है जो आपने टेंस में सीखा था। यहां चेंज है। छात्र इसे दिमाग में अलग अलग नहीं रख पाते, वो मिक्स कर जाता है और रिजल्ट होता है कंफ्यूजन का। मैं उम्मीद करता हूं कि पैसिव सेंटेंस को जब आप पहचान कर लिखने का काम करेंगे तो इतने को दिमाग में रखना है। 12 टेंस में से हम सिर्फ 8 का पैसिव करते हैं, मात्र 8 का, और इसे याद कर लेना है। अब रही बात कि मॉडल्स रहेगा तो क्या करेंगे, इसको भी सीख लेते हैं। मॉडल्स, जैसे आपके मॉडल्स की दुनिया में अगर कोई वर्ड हो गया, जैसे आप कहते हैं वुड, आप कहते हैं शुड, आप कहते हैं कैन, आप कहते हैं मे, आप कहते हैं मस्ट, आप चाहे वुड हैव कहते हैं या शुड हैव कहते हैं। हैव के साथ आने वाले मॉडल्स, इसको आपने सीखा भी है, जाना भी है, तो कुछ नहीं करना है। अगर वुड रहेगा तो सिर्फ बी जोड़ दीजिए। वुड रहेगा तो आपको कर देना है वुड बी, शुड रहेगा तो आपको कर देना है शुड बी, कैन रहेगा तो कैन बी, मे रहेगा तो मे बी, मस्ट होगा तो आप कर दीजिए आराम से मस्ट बी, मस्ट बी। लेकिन एक छोटी सी बात ध्यान देनी है, अगर मॉडल्स के साथ हैव आ जाता है तो बी नहीं बिन कर देना है। जैसे वुड हैव है तो उसके लिए आप कर दें वुड हैव बिन, शुड हैव है तो आप कर दें शुड हैव बिन। मॉडल्स को इसी तरह से ट्रीटमेंट दे देनी। आपके सामने अब मॉडल्स की पूरी दुनिया में रख दिया, टेंस की पूरी दुनिया रख दिया। कहने का तात्पर्य है 2800 यहां पर आ गया, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में। सिर्फ इतना को आप जान लेते हैं तो आपकी पैसिव करने में आनंद बढ़ जाएगी। मैं थोड़ी देर में आपको दिखा रहा हूं। इजी वे में पैसिव करेंगे। शर्त यह है कि आपके मस्तिष्क में यह बात कुछ इस तरह से आ जानी चाहिए कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव सेंटेंस, तो पैसिव में हम इज एम आर करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव सेंटेंस, तो पैसिव में हम इज बीइंग, आई एम बीइंग, आर बीइंग करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव सेंटेंस, तो पैसिव में हम हैज बीन, हैव बीन करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं होता है। पास्ट इंडेफिनिट का अगर एक्टिव सेंटेंस है तो हम वाज और वेयर का प्रयोग करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस का अगर सेंटेंस एक्टिव में है तो हम वाज बीइंग, वेयर बीइंग का प्रयोग करेंगे। पास्ट परफेक्ट का अगर कोई एक्टिव सेंटेंस है तो हम हैड बीन का प्रयोग करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं करते हैं।
फ्यूचर इंडेफिनिट का कोई एक्टिव सेंटेंस है तो हम विल बी और शैल बी का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट होने पर विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव हम नहीं करेंगे। यानी आउट ऑफ 12 टेंसेस वी कैन यूज ओनली 8 फॉर पैसिव सेंटेंस। और यदि मॉडल्स आ गया तो मॉडल्स के साथ हम बी जोड़ देंगे। कैन है तो कैन बी, मे है तो मे बी, मस्ट है तो मस्ट बी, विल है तो विल बी, शैल है तो शैल बी। और यदि मॉडल के साथ हैव लग गया तो ऐसी स्थिति में हम उनके साथ बीन जोड़ देंगे। इसके बाद कुछ स्टेजेज है, ये बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए मस्तिष्क में, तभी आप आनंद उठा पाएंगे, वरना आप गलती करेंगे, लोग आपकी गलती को दिखा देगा तो आपको कष्ट होगा। कोई भी व्यक्ति गलती को सुनना पसंद नहीं करता। यह बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। मात्र 8 लाइन है। टेंस को आप सीख चुके हैं, टेंस को आप पहचानते हैं, टेंस की परिभाषा जानते हैं, टेंस में कौन सा सहायक क्रिया होता है, मॉडल्स होता है, आपको ज्ञान है। और उन सहायक क्रिया और मॉडल्स के आधार पर वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है वह भी आपको याद है। तो फिर इसे करने में समस्या कहां? बस मस्तिष्क के दूसरे चैम्बर में रखें और पैसिव को डेवलप कर लें। इसके बाद इसकी एक स्टेज है, हम कैसे काम करें उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहली जो बात होगी स्टेज। पहला काम क्या करेंगे यदि आपके पास एक्टिव सेंटेंस है? सबसे पहला काम करेंगे वी मेक द ऑब्जेक्ट, और you can use change also. We change or make the object into subject. हम ऑब्जेक्ट को बदल देंगे सब्जेक्ट में। पहला काम ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे और उसे बदल देंगे सब्जेक्ट में। We change the object into subject. दूसरा काम क्या करेंगे? According to the tense of active sentence, we use auxiliary or modal verb. टेंस को पहचानेंगे और उसी के अनुसार ऑक्सिलरी का प्रयोग करेंगे या मॉडल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तीसरा काम क्या करेंगे? तीसरा काम वी ऑलवेज यूज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इट मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के नाम से जानते हैं। तो हमेशा पैसिव सेंटेंस में हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और चौथा काम क्या करेंगे? वी चेंज द सब्जेक्ट into object and before the newly formed object we put by preposition. मात्र ये 4 स्टेप। पहला स्टेप ऑब्जेक्ट को पहचान कर सब्जेक्ट। दूसरा स्टेप टेंस को पहचान कर उचित सहायक क्रिया या मॉडल्स का प्रयोग। तीसरा स्टेप हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसे आप पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के नाम से जानते हैं। चौथा और अंतिम स्टेप
हम बदल देंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, और जो नया ऑब्जेक्ट बनाया है आपने उसके पहले बाई का प्रयोग कर देंगे। यदि इन दोनों को आपने याद कर लिया, कंठस्थ हो गया, मिस्टेक्स नहीं हो रही, आपने इसे 10 बार 15 बार घर पर लिख डाला, लिखने से याद होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव सेंटेंस होगा तो पैसिव में कौन सी सहायक क्रिया होगी, आपने उसका जवाब दे दिया इजेमार। प्रेजेंट परफेक्ट होने पर कौन सी सहायक क्रिया होगी, आपका जवाब आ गया हैज बीन, हैव बीन। तो आप अपने को कंफर्म कर लें कि अब पैसिव में हमसे गलती नहीं होगी। इतनी छोटी सी रूल्स को जानने के बाद जब तक पैसिव की दुनिया आपके साथ में शेयर करता रहूंगा तब तक आपको आनंद आएगा। लेकिन यदि आपको यह याद नहीं है तो ऐसी स्थिति में सारा आनंद कष्ट में बदल जाएगा। क्लास आपको बोरिंग लगेगी, आपको मजा नहीं आएगा, सीखने में, लिखने में, बोलने में कहीं पर आनंद नहीं आएगा। इसे याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसे याद कर लेते हैं इन सारे नियमों को, तो एक्टिव से पैसिव करना आसान। आज मैं आपके साथ 3 सेंटेंस शेयर कर रहा हूं। तीनों को गौर से आप समझ लेते हैं तो अगले दिन मैं प्रैक्टिस के लिए आपका एक पेपर ला दूंगा जिसमें अनेकों प्रकार के सेंटेंस होंगे और हम लोग मिलकर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे और सीखेंगे। चलिए देखते हैं उन तीनों सेंटेंस को, इसके आधार पर हम कैसे पैसिव करते हैं। गौर कीजिएगा। जैसे he is composing a song। अब इसे पैसिव करना है। पहला काम, ऑब्जेक्ट को पहचानिए। किधर है ऑब्जेक्ट? आपकी जानकारी में है कि चौथा शब्द अगर ना कहे तो चौथा शब्द ऑब्जेक्ट होगा। गिन लीजिए, 1 2 3 4। ए सॉन्ग। और वैसे भी वर्ब के बगल में ऑब्जेक्ट ही होता है। अनेकों बार सेंटेंस की स्ट्रक्चर को बताने के क्रम में आपके साथ में शेयर किया हूं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को पहचानना इंपॉर्टेंट है। जो ऑब्जेक्ट है उसको बना देंगे सब्जेक्ट, यानी ए सॉन्ग हमारा बन गया सब्जेक्ट। सॉरी। अब टेंस को पहचानिए। टेंस कौन सा है? तो टेंस आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इज से साफ साफ दिख रहा है, और वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, यह भी आपको दिख रहा है। नाक और वर्ब यही तो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हूं, मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट हूं, मैं फ्यूचर इंडेफिनिट हूं। यह चिल्ला चिल्ला के कहता है। इज कंपोजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस यदि होगा एक्टिव सेंटेंस तो पैसिव में क्या इस्तेमाल करेंगे? अभी अभी आपने याद किया है, इज बीइंग, आई एम बीइंग, आर बीइंग। तो ये सॉन्ग के साथ क्या होगा? आई एम बीइंग, आर बीइंग या इज बीइंग? तो उत्तर होगा इसके साथ होगा इज बीइंग। हमने नाक को लगा दिया। तीसरा काम क्या करना है? तीसरा काम करना है वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म। तो कंपोजिंग है, और कंपोजिंग का थर्ड फॉर्म, कंपोज का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कंपोज्ड। चौथा काम क्या काम करना है? हमको बनाना है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हमने बना दिया, ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, और इस नए बने हुए ऑब्जेक्ट के पहले हम एक बाई का प्रयोग कर देंगे। हमारा सेंटेंस पैसिव हो गया। He is composing a song. A song is being composed by him. One is active and second one is passive. The meaning and sense of both the sentences are same. इस वाक्य में आपको एक ऑब्जेक्ट था जिसे आप आराम से कर सकेंगे। अब मैं बात कर रहा हूं कि यदि सेंटेंस के अंदर 2 ऑब्जेक्ट हो। गौर कीजिएगा और इसे ही पहचानने की कोशिश कीजिएगा। जैसे
मिस्टर राय taught us इंग्लिश। अब जरा गौर करें, इस वाक्य में कितने ऑब्जेक्ट हैं? आपको पता है कि अगर नाक नहीं है तो तीसरा शब्द ऑब्जेक्ट होता है। मैंने आपसे शेयर भी किया है। और इस टेंस में नाक नहीं है, और नाक दो ही टेंस में नहीं होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। जिस पैटर्न से, जिस तरीके से मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, उसी तरीके को मैं बार बार यूज भी कर रहा हूं ताकि आपका समझना आसान हो जाए। यह पास्ट इंडेफिनिट है, नाक नहीं है इसमें, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है टाउट। और हमारे पास एक ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं। एक हमारा ऑब्जेक्ट है अस, दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। अब इसमें से इजी होगा पहचानना कि कौन सजीव है कौन निर्जीव है। तो जब भी आपके पास दो चीजें हो, सजीव और निर्जीव, तो किसको चुनना पसंद करेंगे आप? सजीव को या निर्जीव को? पहले महत्व किसको देंगे? निसंदेह आपका उत्तर होगा सजीव को। तो हम सबसे पहले, जब दो ऑब्जेक्ट रहे हमारे पास, तो सबसे पहले हम लोगों को सजीव ऑब्जेक्ट को चुनना चाहिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को चुनना चाहिए। तो ये अस हमारा ऑब्जेक्ट है। टेंस पास्ट इंडेफिनिट है। ये दो चीज महज जान लेने से आप सेंटेंस को लिख सकेंगे। अस का जब सब्जेक्ट करेंगे तो हो जाएगा वी। टेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव सेंटेंस जब होता है तो पैसिव में हम वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं। वी के साथ वाज होगा नहीं, हम इसके साथ लाएंगे वेयर को। इसके बाद तीसरा काम है कि हम वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करें, तो टीच, टाउट, टाउट ही होता है। चौथा काम है कि जो सेंटेंस में बाकी चीजें बची हुई है, बाई का काम अंत में करना चाहिए, जो सेंटेंस में बाकी चीजें बची हुई है उसको हम नोट कर दें। तो बाकी बची हुई चीज है हमारे पास इंग्लिश, हम इंग्लिश को ला देंगे। अब हमारे पास कोई बाकी हुई चीज नहीं, बची हुई चीज नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। मिस्टर राय किसी व्यक्ति का नाम है, तो इसका ऑब्जेक्ट मिस्टर राय ही रहेगा, और इस नए बने हुए ऑब्जेक्ट के पहले हम बाई का प्रयोग कर देंगे। हमारा सेंटेंस पैसिव हो गया। मिस्टर राय टाउट अस इंग्लिश, वी वेर टाउट इंग्लिश बाय मिस्टर राय। दिस इज वेरी ब्यूटिफुल, and this is because of the knowledge of voice change. There are some rules you have to keep inside in your brain, those rules. एक अंतिम बात आपसे करना चाहेंगे। हम लोग के पास कुछ प्रोनाउंस हैं, और कीजिएगा प्रोनाउंस अभी आया नहीं है क्लास में। उन प्रोनाउंस को हम जानते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के नाम से। इंडेफिनिट प्रोनाउन, प्रोनाउन वह शब्द होते हैं जो नाउन के बदले में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आप कहते हो समवन, आप कहते हो समबडी, या नो वन, या नोबडी, या आप कहते हो पीपल, या ऑल। ये सारे शब्द नाउन के बदले में प्रयोग किए जाते हैं, और इंडेफिनिट नाउन के बदले में आते हैं, अनिश्चित नाउन के बदले में आते हैं। क्योंकि नाउन के बदले में आते हैं इसलिए इनको हम प्रोनाउंस कहते हैं। यदि एक्टिव सेंटेंस में इंडेफिनिट प्रोनाउन के शब्द आ जाएं तो वैसी स्थिति में पैसिव में हम उनका ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। इस बात का ध्यान रखना होगा। यदि एक्टिव सेंटेंस में इंडेफिनिट प्रोनाउन आ जाए सब्जेक्ट के रूप में, तो पैसिव सेंटेंस में हम बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। समवन का अर्थ होता है कोई, समबडी का भी अर्थ कोई। नोवन का अर्थ होता है कोई भी नहीं।
नोबडी का अर्थ भी होता है कोई भी नहीं, पीपुल लोग, ऑल सभी, ये सारे के सारे वर्ड्स इंडेफिनिट प्रोनाउन के शब्द हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि यदि इंडेफिनिट प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में हो तो पैसिव में उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। और थोड़ा सा माइंड को ओपन करके भी चलेंगे, गौर कीजिएगा। जैसे someone has stolen my book, people speak Hindi in Bihar. Nobody has helped him. थोड़ा समझेंगे। Someone has stolen my book, इस वाक्य में इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है और हम जान चुके हैं कि जब पैसिव करते हैं तो इंडेफिनिट प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। Someone has stolen my book, माई बुक आपका ऑब्जेक्ट है, हम माई बुक को लाएंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव करने में हम हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। माई बुक के साथ हैज बीन आ जाएगा। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म को हम इस्तेमाल करते हैं पैसिव में, स्टील, स्टोल, स्टोलन होता है थर्ड फॉर्म, हम स्टोलन को लिख देंगे। और क्योंकि इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो हम बाय समवन भूल करके भी नहीं लिखेंगे, यानी यहीं पर फुल स्टॉप लगा देंगे। आपको मन में आ रहा होगा यह बात कि सर कहीं अर्थ में बदलाव तो नहीं आ जाएगा क्योंकि मैंने सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। नहीं, बदलाव नहीं आएगा। कैसे? समवन हैज स्टोलन माई बुक, किसी ने मेरी किताब चुरा ली है, किसी ने मेरी किताब चुरा ली है, यानी चुराने वाले का नाम पता मैं नहीं जानता हूं। माई बुक हैज बीन स्टोलन, मेरी किताब चुरा ली गई है, यहां भी चुराने वाले का नाम नहीं जानते। दूसरा सेंटेंस को देखें, पीपुल स्पीक हिंदी इन बिहार। अब इस वाक्य में आपका हिंदी ऑब्जेक्ट है, इन बिहार नहीं। बहुत सारे बच्चे इन बिहार को ऑब्जेक्ट बता देते हैं, आप लोग पहचानने में भूल ना करेंगे। हिंदी हमारा ऑब्जेक्ट है, जब इसको लिखेंगे तो हिंदी को बना देंगे आप सब्जेक्ट, हिंदी। टेंस आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम सहायक क्रिया प्रयोग करते हैं इज, एम, आर। हिंदी के साथ एम, आर नहीं, हम इज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पोकन आ जाएगा। उसके बाद सेंटेंस में बचा हुआ जो शब्द है उसको लाकर रख देंगे। इन बिहार हमारा एक्स्ट्रा वर्ड से, इसको यहां पर शेयर कर ले, इन बिहार। अब अंत में करते हैं सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाने का काम बाई के साथ। क्या यहां पर बाई आएगा? तो उत्तर होगा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पीपल इंडेफिनिट प्रोनाउन है। हम यहीं पर फुल स्टॉप लगा देंगे। आप बोलेंगे मीनिंग में चेंजेस, नो चेंजेस, बोलकर देख लीजिए। पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, लोग बिहार में हिंदी बोलते हैं। जो लोग बोलते हैं उनके बारे में हमको जानकारी नहीं है, कोई पता नहीं है। पैसिव, हिंदी इज स्पोकन इन बिहार, बिहार में हिंदी बोली जाती है। इनके द्वारा बोली जाती है पता नहीं चल रहा, पहले सेंटेंस भी पता नहीं चल रहा, इंडेफिनिट है वो। लेकिन अंतिम जो सेंटेंस है इसको थोड़ा सा गौर से समझिएगा। ये सेंटेंस अगर देखा जाए तो किस प्रकार का है? पूरे सेंटेंस को यदि आप देखते हैं, नोबडी हैज हेल्प्ड हिम, तो सेंटेंस आपका निगेटिव है। गौर कीजिएगा, नोबडी, नो वन, नन से जितने भी सेंटेंस बनेंगे वो सब निगेटिव होंगे। और आप जानते हैं कि पैसिव सेंटेंस में हम इंडेफिनिट प्रोनाउन को हटा देते हैं। हटा देते हैं अच्छी बात है, लेकिन नोबडी, नन
नो वन इत्यादि सब्जेक्ट के रूप में हो तो पैसिव में नॉट लगाना ना भूलेंगे। नॉट लग का प्रयोग करना नहीं भूलना है, खास करके इन शब्दों के साथ। और ऐसे एक सवाल परीक्षाओं में अक्सर आ जाते हैं। तो नो बडी हैज हेल्प्ड हिम, करके देखते हैं इसको। हिम आपका ऑब्जेक्ट है, हिम को हम कर देंगे सब्जेक्ट, यानी ही। टेंस को पहचाने, प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव सेंटेंस होने पर हम हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। इट मीन्स ही हैज बीन हम लाएंगे। लेकिन ध्यान देना है, ये नोबडी हट जाएगा तो हम नॉट को डालेंगे। तो नॉट को कहां डालेंगे? हैज और बिन के बीच में, यानी ही हैज नॉट बिन हेल्प का तीसरा फॉर्म हेल्प्ड। ऐसा ध्यान देकर लिखना होगा। और ये 3 जगह पर ध्यान देना है, नो वन, नोबडी और नन के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये टिप्स जो मैंने 3 प्रकार का दिया, वॉइस चेंज के जो नियमों को बतलाया, जहां पर 8 टेंस के साथ हम जो सहायक क्रिया को प्रयोग करते हैं, मॉडल्स के साथ पैसिव में हम क्या प्रयोग करेंगे, अगर ये आप मस्तिष्क में रख लिए और ये तीनों सेंटेंस के पैटर्न को आपने सीख लिया, तो बिलीव मी, आपका एक सेंटेंस जिसे आप असर्टिव के नाम से जान रहे हैं, आज आपको असर्टिव सेंटेंस को पैसिव करना मैंने सिखला दिया है। यानी अगर सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट होगा, आप पैसिव आराम से कर सकेंगे। शर्त है कि आपको पहचानना आए टेंस कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। अगर आप ऑब्जेक्ट को पहचान नहीं पाते हैं तो बिलीव मी, आपके साथ गलतियां होगी। अगर सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट है, उसका पैसिव कैसे करेंगे आप जान चुके हैं। सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट है, उसका पैसिव कैसे करेंगे और किसको चुन करके पहले लाएंगे, मैंने आपको बताया है कि आप सबसे पहले अगर 2 ऑब्जेक्ट आपके पास मिलते हैं तो आप जिंदा को पहले चुनें। यह बात अलग है कि आप इंग्लिश को भी बना सकते हैं, चुन सकते हैं, लेकिन मैं राय दूंगा जिंदा को चुनने की आदत डालें। आप चाहें तो इस वाक्य को ऐसा भी लिख सकते हैं कि इंग्लिश was taught us by मिस्टर राय। आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि जब आपके पास 2 ऑब्जेक्ट हो तो आप सजीव को पहले चुनें। और यदि आपके पास इंडेफिनिट प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में हो तो उसका ट्रीटमेंट आप कैसे देंगे, यह चीज को भी आप सीख चुके हैं। यदि मैं अगले पीरियड में आपको 25-30 सेंटेंस असर्टिव का ही सामने दे दूं तो क्या आप और मैं मिलकर उसका आंसर कर सकते हैं? यदि आपने आंसर करने पर इंटरेस्ट लिया तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी, आपकी गलतियों में सुधार भी आ जाएगा और आप पहले से बेहतर महसूस करेंगे। अगली क्लास में मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस क्रमशः। टिल देन, थैंक यू ऑल ऑफ यू।